हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अगेन वी आर बैक। सो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आए हैं, बट नाउ द सीरीज विल कंटिन्यू। तो एज यू ऑल अवेयर, अभी एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने मैक्स टू मैक्स बचे हुए हैं। 6 महीने भी नहीं, एटलीस्ट 5 मंथ्स यू कैन टोटली से। तो अभी इस मोमेंट पे हमारे पास रिविजन्स बचा हुआ है। हमें टेस्ट सीरीज लगानी है और कुछ ऐसी ट्रिक्स ढूंढनी है जिसकी वजह से हमारा एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए। बिफोर दैट मैं आपको कुछ समझा देता हूँ जिसकी वजह से आप अपने आप को एक फोर श्योर कर पाएंगे कि मेरे को एक्चुअल में कितना एफर्ट्स मारना है, जितना ज़रूरी है। ज़्यादा आपको हॉस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छी काम आएगी। लेट मी शेयर यू। सो पहली बात तो ये सॉल्व इन्वायरमेंट का रहेगा। बस आज के डेट में मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो कि 2011 से 15 तक आए हैं। बाकी के हम दोबारा दूसरे लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि आपको चलता जाए। ठीक है। सारी चीज़ों के सारी चीज़ों पे हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। लेट्स सी समथिंग। तो जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है, ये एक्चुअली आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ जो एग्जाम्स होता है वो जनरल पीपल होते हैं ज़्यादातर। बाकी कैटेगरी वाइज डिफरेंट ज़्यादा, तो मैंने मोटा मोटा सिर्फ जनरल कैटेगरी लिया है। ठीक है। अब 2015 से लेकर के अभी तक की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि सॉरी 2015 में आपके पास 107 गई है आउट ऑफ 200 अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसका परसेंटेज मानोगे 53% है। सेम 2016 116, 17 में 105 गई। देन उसके बाद कंटिन्यूसली थोड़ा सा रेड्यूस देखने को मिला। और नाउ फाइनली 2022 में जो हमारे पास जो कट ऑफ गई है वो सिर्फ और सिर्फ गई है 95। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों गई है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न बता देता हूँ। लास्ट 2018-19 से लेकर के अभी तक की डेट में एक मोटा मोटा एक अच्छा सा रीज़न मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि इस टाइम पे यूपीएससी ने एक स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी चेंज कर दी। पूरी पूरी चेंज करने का मीन्स ये था कि हमारा जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, लक्ष्मीकांत पे रहता है, रमेश सिंह पे रहता है। ठीक है। हिस्ट्री की हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इन पे मोस्ट ऑफली फोकस रहता है। सतीश पे, इन सब पे रहता है। ये तीन चार, हाँ, और इसके अलावा अगर हमारे पास माजिद हुसैन है, उस पर हम फोकस करते हैं। 5-6 बुक हैं जिस पर हम मोटा मोटा फोकस करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास आती है करंट अफेयर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, दे जस्ट फॉरगेट कि मेरे पास अभी जो एग्ज़ाम है वो बेसिस है एनसीईआरटी। उसको भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ने के बाद देन दे गॉन के नहीं, अभी तो मेरे पास ये मोटा मोटा बुक्स पढ़ा हुआ है, भंडार है, देन आई कैन क्रैक इट इजीली। सो दिस इज एक्चुअली दे फॉलो। एट दैट मोमेंट यूपीएससी हैड डिसाइड के लेट्स चेंज द स्ट्रेटजी। तो इससे से एक कहावत चलती है कि चीते की चाल बाज की नज़र, और यूपीएससी एग्जाम पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। तो सेम लाइक दैट यू कैन सी आफ्टर 116 नाउ वी आर 95 और 87 लास्ट 2 ईयर्स। ओके। 2023 का भी आया नहीं है कट ऑफ, आपको पता आउट नहीं हुआ, बट अप्रॉक्सीमेटली जो मोटा मोटा जो अंदाजा है जो कि अभी तक लगाया गया है, इंटरव्यूज आ चुके हैं, फाइनली वी आर ऑन जस्ट समवेयर 95 टू 100, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ऊपर का कुछ नहीं किया हुआ है, इससे इतना मिनिमम ही रहा है। ओके, लेट्स मूव। तो जो फॉलोइंग जो प्री का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हमें मोस्ट ऑफली क्या कवर करना होता है, लेट्स नो। तो देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमें पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, पॉल्यूशन डिग्रेडेशन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल, ये सब कुछ हमें देखना है। ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। फर्दर मोर क्या क्या है हमारे पास, एशिया अफ्रीका, इन सारी चीज़ों को देखना है, एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए चलना है। तो अब अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स की। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना आपको डीपली जाना है। अब आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो, जब तक आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट गॉट टू नो कि एक्चुअली जितना पूछा गया है उससे कितना ज़्यादा वास्ट और कितना ज़्यादा डीपली पूछा जा सकता है। अगर आपको उसके डीपली जाना है, उसको समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो मेरे लिए काफ़ी है या नहीं है, वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, तभी आप आगे जाके एटलीस्ट आप ये कर पाओगे कि आपने वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए खड़े हो सके हो। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, फ्लोरा के लिए ऐसी कौन सी साइट है जो इन सीटू में नहीं आती है इनमें से। आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, बोटेनिकल है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या इनमें से ऐसा कौन सा है। बोटेनिकल गार्डन हो सकता है क्या, नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। ओके, आपको नहीं पता है, जस्ट फॉरगेट इट। लेट्स सी दिस स्लाइड फर्स्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, इन सीटू कन्वर्सेशन कंजर्वेशन कौन से होते हैं, ऑन द साइट कंजर्वेशन विदाउट डिस्प्लेसिंग द अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है।
किसी भी चीज को, यानी कि जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म है उसको अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको बेसिकली इन सीटू में काउंट कर जाते हैं। एक्स टू कंजर्वेशन कौन से होते हैं? कंजर्विंग द ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट बाय डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब इसमें से आपको एक चीज समझ में आ चुकी है, बोटेनिकल गार्डन। आपको आंसर देख चुका होगा, आपको नेशनल पार्क समझ में आ गया, एक इतना बड़ा जंगल, उसको उठा के रख सकते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते यार। सेंचुरीज बना रखी, अब बनाई नहीं है वो किसी ने, ऑटोमेटिकली बनी हुई है। बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं रंग बिरंगे से पेड़ पौधे लगा के, लाइक जैसे जू बनाए जाते हैं ना, जू को भी बेसिकली एक्स2 में रखा जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन प्लांट्स आर ब्रेड इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट फार फ्रॉम द बेसिकली जो नेचुरल होम होता है उससे थोड़ा दूर रखा जाता है। सो दिस इज बेसिकली कम्स अंडर दिस। तो द आंसर विल इज बेसिकली बोटेनिकल गार्डन। समझ में आ गया कितना स्टार्टिंग से पूछ सकते हैं। नाउ एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एंटेलोप्स, ऑरिक्स एंड चीरू? देखो चीरू क्या होता है, चीरू कोल्ड डेजर्ट में रहता है, एंड जो ऑरिक्स होता है वो हॉट एरिड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में रहता है। दोनों बेसिकली देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। तो जैसे स्नो लेपर्ड आपने देखा होगा और लेपर्ड आपने देखा होगा, दिस काइंड ऑफ सेम सिमिलर। तो बस स्नो लेपर्ड स्नो में मोस्ट ऑफली वो अपना सर्वाइव कर पाता है, सेम लाइक दैट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसमें से अब द ऑरिक्स इज पोस्ट फॉर इट्स एंटेलर्स, बेसिकली वे चीरू इज पोस्ट फ्रॉम मसल। कुछ भी इधर उधर की कुछ कहानी दे रखी है, बट जस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट। कितना सिंपल सा पूछा गया कि आपको एक बार देख पाओ, ऑरिक्स अडेप्टेड टू लिव हॉट एंड एरिड एरियाज वेयर चीरू इज अडेप्टेड लिव्स इन स्टेपिस एंड सेमी डेजर्ट एरियाज। ओके, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। नीचे एक और दे रखा है फोर्थ वाला, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी सी गिवन अबव करेक्ट। तो क्या कुछ नहीं बोल सकते? अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, और इज एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया, ओनली चीरू एग्जिस्ट इन नॉर्थन। यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बताओ, वेस्टर्न इंडिया में नॉर्थन इंडिया में क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का? अब अब मैं आपको ये बोलूँ कि ये चींटी वहां पाई जाती है, नहीं होता यार। इंडिया में ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं है इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ, जो साउथ में पाई जाती है नॉर्थ में ना पाई जाती हो। ठीक है, जो साउथ में पाई जाती है वो नॉर्थ में ना पाई जाती है, जो नॉर्थ में हो साउथ में ना हो, सब मिलेगा। सब सब A to Z। इंडिया एक ऐसी डाइवर्सिफाई कंट्री है और एक ऐसी बिल्कुल भरपूर है हर चीज से, जहां आपको कुछ भी मिल सकता है ढूंढने पर। तो जस्ट बिलीव ऑन दैट। आपको इस तरीके से आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल नील साबित हो रही है आपके लिए, यानी ऐसा लग रहा है यार क्या वाहियात है, हटाओ इसे। ठीक है, तो जस्ट हटा दो। See the next one. Among the following states, which one has the most suitable climate condition for the cultivation of large variety of orchids with minimum cost of production? आप ऐसी कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पर ऑर्किड को उगा सकते हो, वो भी बहुत बहुत से बहुत सस्ते दाम पे, ठीक है, आपका प्रोडक्शन करते हो, एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन द फील्ड। कौन सी लोकेशन? ऑर्किड्स कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उगते हैं, ये आपको पता होगा। देखना, ध्यान रखना थोड़ा सा, ऑर्किड्स बेसिकली कहाँ होते हैं? दे ग्रो इन रीजन मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन। अब आंध्र प्रदेश की बात करोगे, मॉडरेट है क्या? मध्य प्रदेश मॉडरेट है? उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। दे आर टिपिकली नॉर्थ ईस्टर्न। ऑर्किड्स हमेशा एक ऐसे ठंडे एरिया में, एक थोड़ा सा मॉडरेट होता है ना, थोड़ा सा, यानी कि ना तो गर्मी रहनी चाहिए ना फिर ठंड रहनी चाहिए, एक थोड़ा सा बीच का सेंटेंस एक बना, एक बीच का हिस्सा बना के रखते हैं, तो वहाँ ये बेसिकली आपके उग जाते हैं। ग्रेट डिमांड ऑफ दिस डेकोरेटिव फ्लोरिंग एग्जिस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑर्किड्स बेसिकली आपने महंगी महंगी शादियाँ देखी होंगी ना, उनमें इसकी नीड होती है, तो दैट्स बेसिकली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, जस्ट होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज द एक्चुअली क्वेश्चन, आपको समझने की पड़ेगी जहाँ पर ऐसी कौन सी ऑर्किड्स कहाँ होते हैं। अगर आपने फूल वूल का ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तो ये लो फूल थोड़े से बन भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी जस्ट थोड़ा से बोल्ड होकर आंसर दो तो समझ में आ जाएगा। रिस्क लेना सीखो, जब तक रिस्क नहीं लोगे ना काम नहीं बनेगा, रिस्क लो। ठीक है, अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी। मैं इसके बाद आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, एक दूसरा क्वेश्चन आएगा वो भी, ठीक है। ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, विच वन ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? ऐसा कौन सा है जो इंडिया में फाउंड होता है? ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, कौन कौन से? एक तीन चार, ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से फाउंड फाउंड होते हैं। ब्लैक नेक क्रेन इज कॉमनली फाउंड इन तिब्बत एंड ट्रांस हिमालय रीजन्स विच बेसिकली माइग्रेट होते हैं इंडिया और हिमालय पे। चीता बेसिकली एक्सटेंट हो चुका है, आपको पता है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर इनको लाया गया था बेसिकली फ्रॉम द अफ्रीका।
सो इनको कोशिश कर रहे हैं इनको थोड़ा हैबिटेट में लाया जा सके, इनको थोड़ा सा कंफर्टेबलनेस दिया जा सके, बट इनको लाने के बाद भी अभी इनकी डेथ हो चुकी है। तो चीता तो आप बिल्कुल हटा ही दो, तो आप समझ जाओगे कि चीता अगर आपके माइंड में नहीं आया है तो एक बार समझ लो कि चीता भी रिसेंटली बहुत तगड़े तरीके से न्यूज़ रहा है। कौन से नेशनल पार्क के अंदर में लाया गया है, कहाँ पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो आपको मुझे बताना है इन द चैट बॉक्स। जस्ट थिंक अबाउट इट। मध्य प्रदेश का ये मैंने आपको बता दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है वो आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। फ्लाइंग स्क्विरल आपको पता है मिलेगा ही मिलेगा, स्नो लेपर्ड आपको सुनाई आपने, आपको मिल जाता है देखने को। अब इनमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो कि भाई देखो जैगुआर क्या होता है, लेपर्ड कैसा दिखता है, चीता कैसा दिखता है। ये आपको खामा खा की नॉलेज चाहिए तो आप ले लो, जस्ट मैंने सिर्फ एक नॉर्मल मैंने उसके लगाया, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी इतना कोई वो नहीं है। मोस्ट ऑफली हर कोई कंफ्यूज रहता है यार, इनकी शक्ल है, इनकी सारी चीज़ें, बस ध्यान रखना है, इनको देखते साथ डर लगता है, इतना बहुत है इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। लेट्स गो फर्दर। सो a sandy and the saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened basically due to the destruction of habitat. Which one of the following could be at the animal? तो अब देखो समझ लो एक बारी ये कहाँ कहाँ पर है, कौन से एरिया में है। तो इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन विल्ड वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर और इंडियन गजल। अब जो सैंडी अलाइन एरियाज होते हैं वो बेसिकली कच्छ एरिया है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा वो समझो एक बारी, ठीक है। इंडियन वाइल्ड बफेलो है तराई रीजन में पाया जाता है, ये आप समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, इज सैंडी एंड द सलाइन एरिया नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन एनिमल स्पीसीज, एनिमल हैज नो प्रीडेटर्स इन द एरिया बट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेटन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो ये बेसिकली नॉर्मल वहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट स्टिल वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन चलता रहता है हैबिटेट की वजह से, तो इसकी वजह से इनको दिक्कत है। इंडियन वाइल्ड बोर कैन सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ग्रास लैंड, टैगा, ट्रॉपिकल, हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली। अब जो चिंकारा है आपने कभी सुना होगा, चिंकारा बेसिकली थार डेजर्ट में मिलता है इंडिया के। तो जो बचा गया आपके पास इंडियन वाइल्ड कैस, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छा खासा, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। अब यहाँ पर आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस ना कई बार हमको नहीं पता होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये पूछता है ये इंडियन वाइल्ड फेलो कहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपको ये मान के चलो आपका 95% आपका रिस्क है, 5% बाकी आपके थोड़े बहुत अगर आपको नॉलेज है तो बात अलग है। ये रिस्की क्वेश्चन होते हैं। अब आप इसको ढूंढोगे कैसे, ये सलाइन एरिया है तो कच्छ वाला एरिया, ये तो आप समझ जाओगे। अब सलाइन एरिया कौन सा होता है ये आपको अच्छे से पता है, तो इससे एक बार आपने एक अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पर सलाइन आ गया। अब वाइल्ड बफेलो कहाँ मिलता है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। वाइल्ड बोर कहाँ मिलेगा और गैजल कहाँ मिलेगा, इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है बिकॉज ऑफ काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। सेम अगर आप इस क्वेश्चन के देखोगे तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये माइंड वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझदारी का, आप समझ गए तो ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैट, बी और बर्ड, विच वन विच ऑफ द अबोव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। कौन है, वन और टू, बैट और बी है, या फिर सिर्फ बी है, या फिर बैट और बर्ड है, या फिर 1 2 3, कौन से हैं। तो ये ध्यान रखना है ऐसा कौन है जो बेसिकली पॉलिनेटिंग से। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टल, यानी कि अपने यहाँ से एक तरीके चोंच में लेके आते हैं और फिर आपको मारते हैं, तो सेम काइंड ऑफ दिस इज। बीज आर ऑल नो पॉलिनेटर्स, आपको पता है डंक मारने वाले, इसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। बर्ड भी बेसिकली अपनी चोंच मारती है, कैच इंसेक्ट फ्रॉम दैट ट्राइंग टू, उसकी जो चोंच होती है उससे। तो सेम ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से है। तो ये समझो ना, देखो मैंने आपको 95% बताया, यहाँ पर आपका 95% करेक्ट होने के चांसेस हैं। 5% है आपको नहीं पता हो, उसमें आपको 5% पता हो, 95% आपके इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। तो दिस इज बेसिकली आपको पता हो कि भाई ऐसा एरिया कहाँ है। एरिया भी छोड़ दो एक बारी, सलाइन आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप ये ढूंढोगे कि बफेलो, वाइल्ड बफेलो कहाँ है, वाइल्ड वोर कहाँ है, गैजल कहाँ है। सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस तरीके उसको कैसे टैकल करना चाहते हो। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। तो जो रेड डेटा बुक है वो आपको बताया आईयूसीएन के थ्रू आती है, और इसमें क्या क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके लिए दृष्टि एस की एनवायरनमेंट आती है, शंकर आईएएस आता है, आप उसमें जाके पढ़ लो, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ये सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, और आए दिन ये द हिंदू में छपती रहती है। इंडेमिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिसको बेसिकली एक बेसिकली लिस्ट में एक कैटेगरी में डालते हैं, थ्रेटेंड प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज, इस तरीके से। प्रोटेक्टेड साइट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वायरस कंटेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है आपको ये देखनी है कि इनमें से कौन सी सही है। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट,
तो यार ये समझो, IUCN इज एन एनजीओ, इट पब्लिश रेड डेटा बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर एंडेमिक ये सब कुछ लिख दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर देखो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब ये वाला ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखना, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन दी वायरस कंट्री। अब ये प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन नेचर नेचुरल ऐसा नहीं होता, ये हमेशा जहाँ भी इनको दिखता है उस पर छापा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान रखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तब समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन दी, अच्छा मेरा एक और, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो सही कह रहा था वो सही कहने का मतलब ये था, कहने की सही में गलत है, ठीक है, तो उसको मत लेना। जो थ्रेटेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो समझ जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जिनको खतरा हो चुका है उस चीज़ को लेके, तो इस पे बेसिकली काम करते हैं। दैट्स ऑल ओके। रेड डेटा बुक्स है जिसमें 8 कैटेगरी हैं शायद, जो कि मैं करेक्टली, मुझे मोटा मोटा पूरा याद नहीं है, बस हाँ इतना याद है। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर एंडेमिक प्लांट और एनिमल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। सो आपको समझने की ज़रूरत है, आप समझो। वहीं यहाँ पर देखो सेम है, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो ये रेड डेटा बुक से रिलेटेड है, लेकिन मैं इसका आंसर कोई आंसर दूंगा नहीं, बिकॉज ऑफ रेड डेटा बुक की जो कैटेगरी है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखो इंडेंजर्ड कौन कौन सी हो सकते हैं इसमें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मस्क डियर है, रेड पांडा है, एशियाटिक वाइल्ड है, कश्मीर स्टैग है, चीतल है, ब्लू बुल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये सारी दे रखी है जस्ट टू फॉर योर नॉलेज। इसका कोई आपको आंसर नहीं देना है, या फिर मुझे कोई आंसर नहीं देना है इसका, जस्ट टू नो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनकी ये इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, सॉरी, और कौन सा होता है, एक दो कुछ और है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इस तरीके से रखा जाता है उनको, किसी का डेटा ही प्रेजेंस नहीं होता, तो वो आप देख लेना, ठीक है। और एक्सटेंट है, यानी कि गायब भी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, एक क्वेश्चन है, द हिमालय रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। तो क्या है फिनोमिना, एक बार देख लो। तो अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, बैरन रॉक दिख रहा होगा, मोजेस एंड लाइकेन दिख रहा होगा, कशन प्लांट दिख रहा होगा, ओपन ग्रासलैंड दिख रहा होगा, एलम मिडवॉस दिख रहा होगा। तो इस तरीके से एक सीरीज चलती जा रही है। तो अब ये क्या कह रहा है, इट हैज़ ए हाई रेनफॉल दैट सपोज लग्जीरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स, ऑब्वियस सी बात है, आपको अलग अलग टाइप के जियोग्राफिकल जोन्स मिल जाते हैं। नीचे आपको घास मिल जाएगा, ऊपर थोड़ा सा टैगा टुंड्रा आपको मिल जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर आपको बिल्कुल बर्फ वाला एरिया मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक्जोटिक इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन, ऐसा नहीं होता। इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सिर्फ मोटे मोटे अंदाज से मान के चलो, ये इंडिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है। एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, समहाउ किसी ना किसी रीजन के, किसी ना किसी गलती से, या फिर कैसे भी करके कोई कोई यहाँ से कुछ लेके आया था। इस पौधे के बगल में एक पेड़ था, सेब था, कुछ भी था, ठीक है। और इस पौधे का जो बीज था, इस बाय बाय चांस इस सेब में लग गया, आम में लग गया, जो भी था, या फिर कुछ था, वो यहाँ पर आ गया। और वो जो बंदा था वो भारत के इसी एरिया में रहता था, इस पहाड़ वाले एरिया में, यहाँ पे। और वो यहाँ पर इसको लेके आया, और यहाँ पर बाद में उसने खाया नहीं खाया वो बात की बात है, या फिर कुछ भी, वो यहाँ पर इसने डाल गया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कैसे आ जाती है इन्वेसिव स्पीसीज बाहर से। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से मोटा मोटा बता रहा हूँ कैसे आती है। तो यहाँ पर वो आ गया, अब उसके यहाँ पर आने से यहाँ की जो वेजिटेटिव थी, जो फ्लोरा और फौना था, अब वो खराब होना चालू हो गया। अब ये वाली जो स्पीसीज थी पौधे वाली, ये इसको खाने चालू हो गई। तो इसको कहते हैं इन्वेसिव, ठीक है, घुसपैठी बेसिकली, एक काइंड ऑफ, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। चलो, अब इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यार देखो, COD तो आपका गलत हो जाता, 3 और 4 तो गलत हो गया, बचा कौन सा, पहला और दूसरा। तो ये बेसिकली आपका आंसर है, ठीक है। चलो, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest. This is because, ये क्वेश्चन देखो 2 बार ही पूछा जा चुका है, 2 बार, ठीक है। दोबारा बताऊंगा किस साल में, ये भी किस साल में, ये मत पूछो, बस समझो। अब देखो क्या है, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। क्या होगा, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो हट जाता है, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ए ट्रॉपिकल डेसिडियस। अगर ये इतनी जल्दी रीजनरेट ना हो, दोबारा से नहीं बढ़े जितना कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बढ़ते हैं, तो ये क्या
क्या क्यों होगा ऐसा? ऐसा होगा द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली बात है, जो सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट है वो डेफिशिएंट हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं रीजनरेट करने के लिए, तो होगा क्या? कुछ भी नहीं। अब वो बनेंगे ही नहीं, तो खामा में कुछ बना ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है? पहला वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्वियसली बात है। अब प्रोपेलेग ऑफ ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट है पूर वायबिलिटी, यार कोई सेंस नहीं बन रहा। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग कुछ भी। एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन। अब ये चौथा वाला जो जो आंसर है ये थोड़ा सा मैच कर सकता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या लगाना चाह रहे हो आंसर। तो समझने वाली चीज़ है। अब आप सीधा सा एग्जांपल ले लो कि दो बंदे हैं ए और बी। जो ए बंदा है वो उसको खाना नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, और जो बी बंदा भाई खाना खा रहा है। अब इसमें कहने का मतलब है जो ए बंदा है वो इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, यानी कि दोबारा से अपने आप को दोबारा से तबीयत ठीक करेगा या फिर हेल्दी बन पाए, उतना जल्दी हेल्दी नहीं बन पाएगा जितना कि ट्रॉपिकल डेसिडियस कर पाता है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि खाना नहीं खा रहा। तो ऑब्वियसली बात है, सेम वही चीज तो बता रहा था, सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इट डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। उसको वो प्रोटीन वो मिल ही नहीं रहा, तो कैसे बढ़ जाएगा? रहेगा तो रहेगा वो कांकड़ी सा। तो वही वाली चीज है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्सप्लेनेशन ले लो, सेम वही चीज है, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक्चुअली एक्सप्लेनेशन, समझ जाओ। अब यहां देख लो, when the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it generally dries up and dies because, क्यों? अब क्यों का रीजन समझ लो। when the bark of tree is removed in this circular fashion, ठीक है। अब ये क्यों होगा? roots are starved of energy as the phenomena, बेसिकली phloem जिसे हम कहते हैं, फूड कैरिंग टिश्यू होता है, इज कट ऑफ बेसिकली, ठीक है। यहां समझो, द बार्क ऑफ ट्री, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर नहीं दे पाओगे। द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर मोशन। अब जो बार्क ऑफ जो ट्री है उसको सर्कुलर मोशन में अगर उसे हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, बेसिकली जो फैशन ऑफ ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, तो ऑब्वियसली बात है, तो जनरली ड्राइज अप एंड ड्राइज बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो उसका रूट ऑफ जो स्टाफ है जो उसको मिलना चाहिए, अब इस तरीके से मान के चलो ये बेसिकली एक तरीके का ही है, इसे सर्कुलर मोशन में इसे हटाना चालू कर दोगे तो इसको जो न्यूट्रिशन जो मिलने चाहिए थे चारों तरफ से वो मिलेंगे ही नहीं। तो सेम तरीके से, तो जब न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है ये ड्राई तो होगा ही ना, सूख ही जाएगा। फिर क्या ही बचेगा इसमें? कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा आपके जो घर के जो पौधे हैं वो इसी वजह से कई बारी खराब हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो पीले जो पड़ जाते हैं ना वो इसी वजह से पड़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। तो कंसिडर द फॉलोइंग क्या है? फोटोसिंथेसिस है, सॉरी सिंथेसिस, रेस्पिरेशन है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, वॉल्केनिक एक्शन है, ठीक है। विच वन ऑफ द अबोव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? क्या है समझ लो। तो दोबारा से एक बार चारों के चारों ऑप्शन देखो, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, वॉल्केनिक एक्शन है। अब इनमें से क्या करना है हमें? विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द अबोव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? कौन कौन से करते हैं? आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कहां से आता है आप बताओ? आपके पास दोबारा डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उससे निकलेगा। वॉल्केनिक से निकल सकता है क्या? बिल्कुल वॉल्केनिक से निकल सकता है। फोटोसिंथेसिस इज ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो सकता है वो क्या होगा? सी होगा, 2 3 4 इस तरीके से। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अनदर नेचर। तो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, द आंसर इज बेसिकली इनकरेक्ट, दैट्स गिवन बाय मी। जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है किससे? डायरेक्टली सूरज से। तो उसका तो कोई मैटर बनता नहीं है। जो रेस्पिरेशन है या फिर डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, इनों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज माई मिस्टेक कि मैं इसमें डाउट कर गया। दिस इज इनकरेक्ट बेसिकली फ्रॉम माई साइड। ओके, तो जो 2 3 जो 4 आंसर है दिस इज बेसिकली कर रहा है रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वॉल्केनिक एक्शन। ये बेसिकली इसका आंसर होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। Consider the following statements. Chlorofluorocarbon known as ozone depleting substance are used. अब जो CFC है या फिर ये किनको क्यों कहा जाता है? बेसिकली इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स उसमें हो सकता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स इसकी वजह से हो सकता है, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आगे तो आंसर तो ये होने के चांसेस हैं। जिसमें 3 आ रहा है वो आंसर होगा। एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस, क्यों होगा प्रेशराइजिंग ऑफ एरोसोल कैंस? तो अब आंसर क्या होगा इसका? देखो आंसर आपने देख लिया होगा, आंसर सी है 1 3 4। प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, जो ट्यूबलेस टायर्स बनेंगे तो उसको क्यों नहीं काउंट किया? कारण सुन लो, CFC वर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट प्रेशराइजिंग एजेंट फॉर्म एन एरोसोल गैस।
फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इसमें सीएफसी को यूज किया जाता है जब टायर मेकिंग या फिर ट्यूबलेस टायर्स की मेकिंग की बात आती है, इनों में इसको यूज नहीं किया जाता। तो सीएफएससी का यहाँ पर कोई काम होता ही नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, अपने स्कूल लाइफ में भी सुना होगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो फ्रिज से एसी से निकलती है। तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले लो, जो प्लास्टिक फॉर्म से उससे ले लो, ठीक है। तो ये उसमें काउंट हो जाएगा। ये वाली तीनों चारों की चारों चीजें जरूरी हैं, ये तीनों चीजें, पहला तीसरा चौथा। समझ आ गया? दिस इज द आंसर। चारों मत लगा के आ जाना, चारों नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, इसको हटा दो, दिस इज द मेन रीजन। कई बार हम इसमें गलती करते हैं। ओके, लेट्स मूव। हमारे पास ओके दो क्वेश्चन और बचे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबोव आर द इमिशन फॉर कोल कंब्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट्स। आंसर है एक दो तीन, इसमें कोई भी गलत नहीं है, डायरेक्टली बिना सोचे समझे लगा दो। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। यार देखो सीधी सी बात है, जब कोल बनता है तो सल्फर भी होता है उसमें, नाइट्रोजन भी होता है, डाइऑक्साइड भी होता है। ये दो तो अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ हाँ रानीगंज, अक्षय कुमार की जो मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा जब जब वो 71 जो लोग थे वो डायरेक्टली जो माइनर्स थे वो उसके अंदर नीचे फंस जाते हैं, तब उनको पानी दिखता है, तो पानी के अंदर उनको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर आ रहा है, ठीक है, गैस बन रही है। गैस बन रही है, वो कहते हैं नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन का भी जिक्र आता है कि उसकी वजह से नाइट्रोजन भी बढ़ती जा रही है। दिस इज द मेन रीजन। तो कई बार ये मूवी देख लिया करो, काम आ जाती है आपकी, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एंड ओजन डिप्लीटिंग। तो सेम क्वेश्चन है, सेम आप लगा दो, एक तीन चार, दोबारा कुछ नहीं है, सेम ही चल रहा है। तो ये था आज के लिए। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, जिसमें अभी हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिए हैं। ऑलमोस्ट ये करीबन हमारे पास 50 एंड अबव क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। छोटा मोटा इधर उधर से भी हमने टैकल करने की कोशिश करा, ताकि हम इसमें ऐड कर पाएँ और आपको एक अच्छी सी नॉलेज दे पाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।